नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, विजय प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। देखिए, यूपी में कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है। संघ प्रमुख की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, चलें ठीक है, होती है, पहले भी हुई है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। जिस दिन योगी जी मिले उसके अगले दिन दोनों डिप्टी सीएम मिल रहे हैं। और उस दिन डिप्टी सीएम कर क्या रहे थे ब्रजेश पाठक जी? वो शंकराचार्य जी, कवि मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के साथ, शिष्यों के साथ चोटी खींचना, मार पिटाई वाला प्रकरण जो माघ मेला प्रयागराज का है, उस पर वो माफी मांग रहे थे। उस पर वो कह रहे थे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बटुकों का सम्मान कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। फिर होती है इनकी मुलाकात जाकर के मोहन भागवत जी से। सेम डे मिलते हैं दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, अलग अलग मिलते हैं। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम अब नहीं रहा, इसलिए आज हम इसकी बात पहले करेंगे। और दूसरा असामान्य घटनाक्रम क्या था कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बोले मोहन भागवत के ऊपर। मोहन भागवत जी का स्वभाव, शैली कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाए, और वो भी इधर हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन शंकराचार्य ने कमेंट किया मोहन भागवत पर, और वो भी एक पर्सनल कमेंट कर दिया। इसकी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं पूरी खबर बता देता हूं एक बार फिर से। आज मेरठ में है संघ प्रमुख, 6 दिनों से एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले सबसे पहले गोरखपुर से उन्होंने शुरुआत की थी, 2 दिन वहां रहे, फिर 2 दिन वो लखनऊ में रहे। और इस बीच जो उन्होंने भाषण दिए वो किन पर थे? हिंदू राष्ट्र पर थे, घर वापसी पर थे, धर्मांतरण पर, घुसपैठियों पर थे, हिंदुओं की घटती आबादी पर थे। इन सब बातों पर वो बात कर रहे थे। हिंदू परिवारों में 3-3 बच्चे होने चाहिए भी उन्होंने कही। फिर उसके बाद ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें सबसे विचित्र बात जो है वो ये कि मुख्यमंत्री के मिलने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी जाकर के मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बड़ा सामान्य है, क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी। ब्रजेश पाठक जी जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं शंकराचार्य के बहाने, तो इसमें वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए ब्राह्मणों की नाराजगी को कम कर रहे हैं, ये एक बात थी। लेकिन शंकराचार्य वो तारीफ करें ब्रजेश पाठक की, नाराजगी दिखाएं मुख्यमंत्री पर, चलिए इतना भी समझ में आता है, फिर वो नाराजगी दिखाएं मोहन भागवत पर, तो अब ये कुछ विचित्र है। तो पहले मैं आपको जो है एक बयान सुनवा रहा हूं, शंकराचार्य जी ने ब्रजेश पाठक के ऊपर क्या बोला। किससे मिलकर के रहे हम? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर रहा जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरण हिरण के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि हम बटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहां का तहां बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अब हुआ क्या है ये कि बटुकों का सम्मान किया ब्रजेश पाठक जी ने, और कहा बड़ा गलत हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ठीक है, वो उनके लिए तो सॉफ्ट हो गए शंकराचार्य, लेकिन उसी बयान में वो हमलावर हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो जो ब्रजेश पाठक के एक्शंस हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है? क्या शंकराचार्य कुछ सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या शंकराचार्य की नाराजगी कम हो रही है? उनके बयानों में तो कहीं नहीं दिखाई देता। कहता आपने बढ़िया काम किया, बटुकों का सम्मान किया, लेकिन आपकी पार्टी में जो अपमान कर रहे हैं, अपमान कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं। तो पहले झाड़ू लगाइए, पहले वहां से अपनी सफाई शुरू कीजिए। तो अब ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य नहीं है। तो पहले यही बताइए कि मोहन भागवत जी की मीटिंग पर मैं योगी जी पे ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि सबने कहा सामान्य बात है। ये भी सामान्य था कि उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री मिले जाकर के नेक्स्ट डे? नहीं, सामान्य और हो गया ये। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलकर चले जाते और उप मुख्यमंत्री से नहीं मिलते तो आप कहते हैं असामान्य है। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिले उप मुख्यमंत्री, यही प्रोसेस है। और मोहन जी जब भी कहीं जाते हैं तो उनके कार्यक्रम से इतर अगर समय है तो राजनीतिक लोगों से भी मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ, यूपी की सरकार उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जो मोहन जी चाहते हैं। अब जाहिर है ऐसे में उस एजेंडे को आगे बढ़ाने पर ही बातचीत हुई होगी। क्या बात हुई अंदर, वो अलग अलग सोर्सेज से छनकर आती है, लेकिन संघ के विषय में सोर्सेज से छनकर आई हुई बातचीत पर मैं बात नहीं करता हूं। इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं
उसमें सब बात हुई होगी। उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी पर भी बात हुई होगी, उसमें यूजीसी पर भी बात हुई होगी, उसमें जो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय है उस पर भी बात हुई होगी, और इसीलिए दोनों उप मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात हुई। एक बात मैं जरूर कह दूं, आपने अभी कहा कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जी तो माने नहीं, तो फिर ब्रजेश पाठक के वो बटुक सम्मान और बटुक पूजा करने से हुआ क्या? बटुक पूजा वो कोई अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए नहीं कर रहे थे, इसको समझिए। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जो ब्राह्मण नाराज है, जो एक वर्ग है जो मानता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, बटुकों की शिखा खींचकर पुलिस ने पिटाई की, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो ये व्यवहार है, जो उनकी भाषा है, पहले भी कई मामलों में बहुत गड़बड़ थी, अब वो और गड़बड़ हो रही है। और फिर वही बात है कि अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर, हिंदू मंदिरों से लेकर, हिंदू आस्था के केंद्रों से लेकर जितनी तरह की चीजें हैं वो बेहतर हो रही, तो इसका मतलब कि आपके मन में भी कुछ दुर्भावना है। ये मीटिंग सामान्य है आपके हिसाब से? नहीं, ये मीटिंग पूरी तरह से सामान्य इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक तौर पर यही होना है, वो उसमें कुछ अलग थोड़ा, उसमें और क्या करेंगे? अच्छा आप बताइए। मतलब ये मैं संघर्ष वाला नहीं देखता मीटिंग, देखिए संघर्ष की वजह से नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आप कोई भी व्यक्ति जो है वो संघ प्रमुख से मिलता है तो अपने खुल के मन की बात कहता है, और ये परंपरा भी है कि खुल के आप अपनी बात कहिए। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य और जो हैं दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक, वो दोनों मिले होंगे तो उन्होंने क्या अपनी बातें नहीं की होंगी, जो कि हमेशा से ये बात चलती है कि वो जो है मुख्यमंत्री से नाराज़ रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा होगा, जैसे ब्रजेश पाठक हैं, ब्रजेश पाठक ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जो मंत्रालय संभालता हूँ, मैं जब उसकी कोशिशें करता हूँ तो हर जगह रोक लग जाती है या अटकलें आती हैं, तो ये बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, जो अब माहौल है जिसमें शंकराचार्य वाला माहौल बात है, जिसमें यूजीसी की बात है, जिसमें जो मणिकर्णिका घाट की बात है, क्या ये बातें कहीं नहीं गई होंगी कि इससे क्या असर पड़ रहा है जनता पर, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्या असर पड़ रहा है? तो ये सब बातें की गई होंगी, और मोहन भागवत भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन घटनाओं का ग्राउंड पे क्या असर है। उन्होंने जहां मुख्यमंत्री से ये बातें पूछी होंगी, वहीं इन लोगों से भी पूछी होंगी। तीनों की अलग अलग मीटिंग हुई है। हाँ, इनसे भी पूछी होगी उनका क्या फीडबैक है इस बारे मामले पे, और अलग से सही फीडबैक आता है ना, तो फीडबैक लिया ही होगा नेचुरली। तो उसमें फीडबैक, ये कोई कटसी मीटिंग नहीं है ना? बिल्कुल कटसी मीटिंग नहीं होगी। ठीक है। अब अच्छा, आपने कहा सामान्य है, तो अगला बयान मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने मोहन भागवत जी के बारे में ये टिप्पणियां कांग्रेस के लोगों से सुनी है, असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से सुनी है, लेकिन कोई गेरुआधारी संघ प्रमुख के बारे में ये बात कह रहा हूं, मैंने तो पहली बार सुना। आप में से सुना हो तो आप बताइएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने मोहन भागवत के हिंदू परिवारों में 3 बच्चे होने चाहिए वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि पहले वो और उनकी पूरी फौज शादी करे, ना ये शादी करते हैं ना बच्चा पैदा करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए जब खुद के बच्चे नहीं है। एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो, तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? अब ये बताइए, सामान्य उनको अब फिर मैं कहूँगा तो कष्ट होगा, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो शंकराचार्य मानते हैं, मैं उनको शंकराचार्य मानता ही नहीं हूँ। शंकराचार्य वो होगा जो हिंदू और सनातन धर्म की सेवा में अपने आप को खपा दे। जिस परंपरा की वो बात कर रहे हैं या जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, मोहन भागवत उसी ऋषि परंपरा के हिस्से हैं। जितना उनका त्याग है वो तो कम से कम अपने लिए कुछ कर भी रहे हैं, मठ मंदिर और पुजारी और अपना सारी प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं। मोहन भागवत जी तो उन सब चीजों में भी नहीं लगे हुए हैं। पूरा जीवन जिसने प्रचारकों की परंपरा, उनको शायद संभव पता ही नहीं है कि सारे प्रचारक पता तो उनको सब है। नहीं तो पता है, तो मैं इसे कहा कि जो संपूर्ण जीवन जिसने अपना हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए होम कर दिया हो, वो भी तो अपना परिवार बसा सकते थे। ऐसे हजारों लाखों प्रचारक का वो शंकराचार्य अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, लाखों वो करोड़ों कमा सकते थे, जिन्होंने वनवासी क्षेत्रों में जाकर के 42,000 वनवासी क्षेत्रों में जाकर के प्रचारक काम कर रहे हैं, जो एकलव्य विद्यालय चला रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में अकेले बैठे हुए,
सूखी रोटी और सब्जी भी नहीं मिलती है, उसके साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो ऐश्वर्य में जीते हैं। इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का कतारें चलती हैं। ये तो जैसे जिस स्टाइल में रहते हैं वहीं पर भी, प्रयाग के अंदर ही जिस स्टाइल में थे वो, आपका वो गुस्सा, तो बड़े-बड़े आपका गुस्सा फूट पड़ा उनके अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। मैं तो ये समझना चाह रहा था, क्या ये कोई नॉर्मल बात है जो हुई है? ये शंकराचार्य जो बोल रहे हैं बहुत ही वाहियात बात बोल रहे हैं। ठीक सर, समीर जी 10 सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा इन्होंने पहली मुलाकात को सामान्य बताया, इस बयान के लायक नहीं है वो। हाँ बोलिए। मैंने पहले भी ये कहा था कि शंकराचार्य की पदवी पर हैं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात, व्यवहार वो उसके अनुकूल नहीं है। और अगर कोई हिंदू धर्माचार्य ऐसी बात करे ऋषि परंपरा में, तब कोई सवाल नहीं खड़ा कर देगा कि शंकराचार्य जी आप दिन रात हिंदुओं के लिए करते रहते हैं, गृहस्थों के लिए कहते रहते हैं, आप तो स्वयं नहीं। मतलब इनको यही भान नहीं है कि कौन किस भूमिका में है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघ चालक और उसके प्रचारक जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए वो कोई अलग से नहीं कहते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा प्रतिष्ठित करो। बिल्कुल चंवर नहीं डुलवाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य की पदवी बहुत बड़ी होती है, उसका सम्मान घटेगा तो ये अच्छा नहीं। और अब एक घटना और बता दूं समीर जी, फिर आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि आज हम सब बात कर रहे हैं कि घटनाएं सामान्य है कि असामान्य है। मोहन भागवत मेरठ जा रहे थे ट्रेन से। मोहन भागवत ट्रेन से मेरठ जा रहे हैं, लखनऊ से। जिस ट्रेन से वो जा रहे हैं, उस ट्रेन के ऊपर हरदोई के पास पथराव हो गया। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा भी टूट गया। ये बैठे थे E1 कोच में, उससे एक कोच आगे C4 कोच पर पत्थर लगा। अब इसके बाद पुलिस और JRP जांच भी कर रही है। अब मैंने दो बातें पढ़ी, एक ही खबर में दो बातें लिखी हुई थी कि जहां पर यह घटना हुई वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, किसी ने बॉल फेंकी होगी, बॉल या बैट से मारी तो बॉल लग गई, या ये पत्थर भी हो सकता है। दोनों बातें कही जा रही है एक ही उसमें। अब मोहन भागवत एक ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उनके पीछे वाले कोच पे पत्थर लग रहा है। अब इसको भी अगर आप बिल्कुल सामान्य कहना चाहें तो फिर मैं सुनूंगा आपकी बात समीर जी। ये दोनों घटनाएं हो सकती है। ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है और सामान्य घटना भी हो सकती है। दोनों इसमें सकती है। अब इसमें रेलवे पुलिस फोर्स और पुलिस जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ये एक मेरे नज़र में सामान्य घटना नहीं है जनरली। मतलब कि मोहन जी जिस ट्रेन में चल रहे हो और वहाँ पुलिस ये कह दे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। भाई क्रिकेट तो खेल रहे थे तो क्रिकेट खेलते वाले बच्चे कैसे पथराव करेंगे? जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो नहीं कर रहे। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे वहाँ पर, कोई ऐसा समूह होगा जिन्होंने एक इंटेंशनली वहाँ पर पथराव करने की कोशिश की होगी। अब यह जब जाँच होगी तो मुझे लगता है उसकी वास्तविकता आएगी। मैं इसे एक सामान्य घटना के रूप में नहीं देखता हूँ। अब जहाँ तक योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की मुलाकात का मामला है, जहाँ तक संघ प्रमुख मोहन भागवत और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मामला है, तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव को तो एक साल का भी समय नहीं बचा। आज फरवरी 26 है, फरवरी 27 में तो चुनाव आ जाएंगे। और अभी जो लोकसभा का झटका लगा वो तो कि बीजेपी को नहीं लगा, वो तो संघ को भी झटका लगा है ना, जो लोकसभा का जो परिणाम आया था। तो संघ नहीं चाहता कि जो लोकसभा में हुआ है वैसा कुछ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो, जिसमें एक साल से भी कम समय है। और वहां जिस तरीके से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच रस्सा कशी खिंचतान जो सामने नजर आ रही थी, और उसके बाद ये शंकराचार्य का जो प्रकरण हुआ पूरे मामले को लेकर हुआ, जिस तरीके से वहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मणों को लेकर मामला चला कि भाई ब्राह्मणों ने बैठक की, तो जिस तरीके से हुआ, ब्राह्मणों के और ठाकुरों के बीच जिससे मामला चल रहा है, UGC का लेकर जो मामला चल रहा है, योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला पर्सनल हो गया है पूरा कि योगी ने जिससे बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि संघ प्रमुख ने इस बात पर चर्चा की होगी और अपना पक्ष रखा होगा। संघ प्रमुख निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि भाई जो योगी जी कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, संघ तो मानता है कि एक है तो सेफ है। तो हिंदुत्व के अगर दो लोग लड़ेंगे, तो दोनों प्रभावशाली लोग अगर लड़ेंगे, मतभेद होंगे, ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी, संघ प्रमुख आग बुझाने गए हैं क्या? निश्चित रूप से संघ प्रमुख गए होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ का बयान जो आएगा उससे समझ में आएगा कि इस मामले में संघ प्रमुख की क्या दखलंदाजी। अच्छा, ब्राह्मणों की चूंकि बात आपने भी की, सब ब्राह्मणों को की नाराजगी दूर करने के लिए हो रहा है। शंकराचार्य वाला मामला, UGC वाला मामला, दोनों अपर कास्ट ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ मामला है। शंकराचार्य जी वाला तो सीधे सीधे। अब एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के मंत्री हैं। राजभर समाज OBC में आता है। अब उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इन्होंने बनाई हुई है, सुभाषपा। इन्होंने क्या कहा ब्राह्मणों के लिए, सुनिए। 22 फरवरी को आजमगढ़ में राजभर साहब की पार्टी ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें 1 लाख लोगों में 10,000 ब्राह्मण लोग जुटाने का दावा किया गया। 10% यानी मतलब उस वहां जो लोग आएंगे उसमें से ब्राह्मण इकट्ठा करने का उन्होंने लक्ष्य दिया है। अब राजभर जी की रैली में जो भी लोग आए वो तो तब पता चलेगा।
राजभर जी ने कहा कि महारैली में हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे और आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी पर फिर तंज कसा और बोले कि ब्राह्मण तो बुद्धि वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और यह बात आप नोट कर लो, श्राप ब्राह्मण ही दे सकता है, अहीर श्राप नहीं दे सकता। ब्राह्मण बुद्धि में विद्वान है, ज्ञान है, ज्ञानवान है, तो अब तक तो जो देश में देखा है तो ब्राह्मण ही श्राप दिया है, अहीर तो कहीं नहीं दिया है कि दिया है। हमारे डिस्कोर्स का लेवल हो गया है, ये देखिए भाई बयान मैं पढ़ ही रहा था कि ये जोर जोर से हंसने लगे सभी। मुझे नहीं पता क्यों हंसे आप इतनी जोर से। नहीं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्या नेता भी हमारे देश के अद्भुत हैं। अगर लोग समझ जाते हैं इनको कि ये जातियों पर कब कौन सी टिप्पणी कर देंगे, कब सर माथे बिठा लेंगे, कब कहेंगे कि नहीं इनको तो लात मार देना चाहिए, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन अगर थोड़ी गंभीर हकीकत की तरफ जाए, 13-14% ब्राह्मण हैं। कोई भी और जातीय समूह 10% के नीचे है, उसमें जाटव और यादव यही दोनों है, उनका सेट है फॉर्मूला। सवाल यह है कि क्या इस 13-14 ब्राह्मण को, राजभर जी को एक तो लगेगा कि हमको देंगे, वो अलग बात होगी। अगर भाजपा के साथ नहीं है तो फिर उनकी क्या रह जाएगी, ये जरा सोचिए ना आप। ठीक है, तो वो तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं ना। इसीलिए पॉलिटिकली जिसको अगर देखें तो सबको लग रहा है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसलिए सब कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, नेताओं को आप लोग जो है ना, मतलब समझ के थोड़ा रहा कीजिए। वो बताइए अभी अचानक क्या कहने लगे, कल को हो सकता है कहने लगे वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्राप देता है। हाँ, तो ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है वहां यूपी में? कौन सा ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है? वो तो यही चाह रहे हैं कि अखिलेश जी को भी दे दें, अभी तो वो इधर है ना। सर वो आपदा में अवसर देख रहे होंगे अपने लिए। मैं दो एक आंकड़ा जो आपने शुरू किया था वो मेरे आज हमने निकलवाया भी था। उत्तर प्रदेश में 14% के करीब ब्राह्मण आबादी मानी जाती है, इसलिए इतना ब्राह्मण हो रहा है। 115 सीट पर सीधा प्रभाव है। टोटल कितनी है? 403। यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। 2022 के इलेक्शन में 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे, छोटी तादाद नहीं होती, और 46 ब्राह्मण विधायक इनमें से बीजेपी में से हैं। ये और इंपॉर्टेंट आंकड़ा कि 56 जीते ब्राह्मण, उसमें से 46 भाजपा के थे। अच्छा, यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लेकर मारामारी है, समझ में आता है, चुनाव हो रहा है। बिहार में एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा आया और डेटा विधानसभा में रखा गया है। उसमें यह कहा गया कि भाई जो सवर्ण हैं, जिनको आप संपन्न मानते हैं, अगड़ा कहते हैं, इनको दलितों से पिछड़ों से कहीं आगे मानते हैं, उनकी स्थिति तो दलितों से भी खराब है। यह बात बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बजट की चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि हाल में जातिगत जनगणना के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया है जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा सवर्ण लोग जो हैं, परिवार, वो बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सवर्ण समाज के 0.31% लोग आवास विहीन हैं, 0.31%। अनुसूचित जाति एससी वो है 0.26%, जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं। और अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 0.28% हो जाता है, पिछड़ा वर्ग में 0.16% हो जाता है, बेघर लोग। मतलब ये आंकड़ा वो विधान परिषद में आंकड़ा रख के कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी कि सबसे ज्यादा बेघर लोग वो सवर्ण समाज के हैं बिहार के अंदर। अब आप क्या बहस कीजिएगा फिर? ये तो आपकी सारी सोशियोलॉजी को सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। ये तो आंकड़ा है जो बिहार की जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास। सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन किसके पास है? यादवों के पास। भूखंड किसके पास ज्यादा है? यादवों के पास। अब ऐसी स्थिति में वो है क्या? उसको पिछड़ा समाज के अंदर आप दायरे के अंदर लाते हैं। आप यदि नंबर की मैं बात करता हूं, परसेंटेज में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरियों में उनका परसेंटेज आप देख लीजिए कौन सा है। ओबीसी का सारा सीट जो है वो मार करके कौन ले जाता है? यादव ले जाता है और कुर्मी ले जाता है। कुर्मियों के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से बहुत पढ़ा लिखा समाज है, सुविधा संपन्न समाज है, फ्यूडल समाज है, उसके पास लैंड ओनरशिप काफी है। यही बात यादवों के साथ भी है। लेकिन इसको मंडल कमीशन के अंदर, चूंकि मंडल वही थे, इसलिए मंडल कमीशन के दायरे के अंदर अब ये थोड़ी जाती है सर, ऐसा नहीं, थोड़ी जाति नहीं कर रहे हैं। वो कोई देश की हकीकत नहीं थी। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये पूरा नैरेटिव जो पिछड़ा वर्ग का ये है, ये अपने आप में सोचनीय है
इस पर विमर्श करने की जरूरत अब ये है। तो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड डेटा है तो मैंने इसलिए आपके सामने कोट किया। अब जब ये जातियों की बात चल रही है तो जाति केवल नेता लोग नहीं दिख रही है नहीं, आजकल, लेकिन ये फिल्म वालों को दिख रही ये है। कह रहा हूं कि जो चर्चा चल रही है उसमें 2 लाइन जोड़ दूं। अभी तो जाति के आंकड़े तो आने दीजिए, जो कास्ट सेंसस दबा हुआ है अभी वो निकल के आएगा तब कौन समझ से में वाला? आएगा। जो होगा, अरे जो केंद्र कराएगा केंद्र रोहिणी कराएगा आयोग तब समझ में रोहिणी आएगा आयोग ना कभी आ जाए तो मालूम पड़ जाएगा सर। रोहिणी कि आयोग ये की जो रिपोर्ट भी आ जाए। 80-20 टाइप कह रहे हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कहीं वो 60-40-70-30 टाइप का न चला जाए। Anyway, देखते हैं। फिर ये लैंड वाली किसके पास होल्डिंग है, जरा ये भी आ जाए देश के अलग अलग हिस्सों में। अब ये जाति सूचक फिल्मों वाली एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब फिर ये बहस ये है कि क्या हम लोग क्या देश ओवर रिएक्ट करता है, समाज ओवर रिएक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है अगर ये एक्शन हो रहा है तो। पहले एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, मनोज वाजपेयी इसके वो थे, एक्टर थे, और नीरज पांडे मेरे ख्याल में डायरेक्टर थे और बनाई थी उन्होंने। इस पर खूब विवाद हुआ कि पंडित को घूसखोर क्यों लिखा टाइटल में। तो फिर ये बात ये हो गई कि साहब हम टाइटल वापस ले रहे हैं, नाम बदल के आएगी पिक्चर। मतलब वो विरोध में उन्होंने कदम पीछे खींचे। फिर एक और फिल्म आ रही है, इसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। यादव जी की लव स्टोरी क्यों विवाद में आ गई? क्योंकि इसमें जो एक प्रेम प्रसंग दिखाया है फिल्म में, उसमें लड़की यादव समाज की दिखा दी है। तो यादव समाज की लड़की की प्रेम स्टोरी और टाइटल में दे दिया यादव जी की लड़की, तो इस पर भी विवाद हो गया। संभल से लेके फिरोजाबाद तक फिल्म के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन सबके खिलाफ एफआईआर करवाई जा रही है। कुछ और एफआईआर लव स्टोरी में क्यों ऐतराज होगा? एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया गया। फिल्म देखी किसने है? फिल्म में यादव लड़की और दूसरे समुदाय के लड़के की प्रेम कहानी को आपत्तिजनक ढंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये वाला पंडित वाला मामला जो मैंने आपको बताई साहब, आप हम सब में सबसे प्रोग्रेसिव है ना। नहीं, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए। अब अगर हम मीन मेक में चले जाएंगे कि अच्छा चलिए सलमान जो है उनको, सलमान खान को प्रोजेक्ट किया गया जो है वो एक क्या पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस अधिकारी की तरह, और उनका नाम पांडे लिखा गया, तब फिर हो जाना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली क्या मैं बताऊं कि भैया ये जो है उसमें, अच्छा उसमें भी घूस लेते हुए दिखाया गया, तो फिर हो जाना चाहिए विवाद। के अच्छा, प्रॉब्लम ये है वो लोगों को ये लगता है कि हमारे समाज को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। उसमें भी तो है ना नाम के साथ। किसमें? मैंने कहा ना चुलबुल पांडे जब करेक्टर बनाया चुलबुल पांडे, तो वो करेक्टर का नाम है ना, पांडे लगाया ना उसमें, लेकिन तो ऑब्जेक्शन तो वहां पे भी हो सकता है। वो सलमान खान की फिल्म में चुलबुल जो है वो करप्ट पुलिस वाला है, लेकिन वो टाइटल में नहीं बता दिया ना आपने। मेरी बात समझिए ना, अगर हम ये पठान फिल्म बनती है तो पठान जो है वो शाहरुख खान, वो रॉ के एजेंट है, वो हीरो है, वो देश को बचा रहा है। सुनिए, अगर हम ये मानते हैं कि फिल्में जो हैं वही तय करती हैं देश की उसमें, तो फिर सब पे ऑब्जेक्शन। तो आपसे मुझे ये कहना है फिल्मों को फिल्मों की तरह देखा जाना चाहिए, एक फिक्शन है उसी की तरह देखा जाना चाहिए। इसमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। ओवर रिएक्शन। शिवपाल यादव जी का वैसे इस पर एक रिएक्शन है या ये यादव जी की लव स्टोरी वाली फिल्म पर? देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो खैर अब देखें, ये समाज है और समाज में कोई वर्ग नाराजगी प्रकट, समाज के भी नेता होते हैं, वो नाराजगी प्रकट करते हैं तो पीछे समाज खड़ा हो जाता है, फिर बड़े नेताओं को भी इसमें कूदना पड़ता है। मैं आपको लेकिन एक दो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। शिवपाल जी का एक और बयान में दिखा देता हूँ। ये अभी विधानसभा के सत्र में बोल रहे थे, बजट सत्र में, और वहां उन्होंने आज यूपी ने जो है बड़ा इस बार रिकॉर्ड नंबर्स का बजट पेश किया कि ना 9 लाख करोड़ का शायद बजट, 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। तो शिवपाल जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि आप बड़ा डींगे मार रहे हैं, इतना बड़ा बजट हमने पेश कर दिया है। कहाँ हमारा बजट क्या होता है? घर से लाए थे क्या आप ये पैसा? जनता का पैसा है। तो फिर अब हमें बात ये करनी पड़ेगी कि शिवपाल जी के भतीजे जब मुख्यमंत्री थे, जब वो छोड़ के गए 2017 में, तब बजट कितना था, और आज योगी 2026 में बजट पेश कर रहे हैं तो बजट कितना था, तब बात बनेगी। लेकिन तब तक आप उनका आरोप सुन लीजिए। यहाँ तक कह रहे हैं कि बजट इतना बढ़ाया, बजट का तुम अपने घर से लाए हो। बजट आपने जनता का पैसा है। माननीय शिवपाल जी, आपको कटौती में बोलना चाहिए था। जीएसटी में कितना आपको कटौती में बोलना चाहिए था ना, वो बजट है। इस और माननीय मंत्री जी का जवाब आने दे। तारीफ ही करते चले जा रहे। क्यों आप तारीफें किए जा रहे हैं? बताइए बजट का पैसा आ कहां से रहा है? पैसा आ रहा है, ये बजट में ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कोई डेटा आप में से दे सकता है 2017 का? 3.47 लाख करोड़ था। 3.5 कर ले मोटा मोटा, 3.5 और 3.5 लाख करोड़, 9.12 यहां भी राउंड ऑफ कर दीजिए तो 9 लाख करोड़, तो लगभग 160% का ग्रोथ है। 160% का ग्रोथ 10 साल में। हाँ, वो तभी हो सकता है 9 साल में, जब प्रदेश अच्छा कर रहा हो,
जब वहाँ पे धंधा अच्छा हो रहा हो, वहाँ पे काम धंधों से पैसा आ रहा हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज कैसे हो? करप्शन ना हो और थोड़ा करप्शन ना हो सर, कि पैसा अधिकारी खा रहे हैं और सरकार का खजाना खाली कर रहे हैं। जब ईमानदारी से प्रशासन काम करता है तो तभी इसी तरह का बजट आता है कि जब भाई सरकार बहुत पारदर्शी है। तो हैरानी हुई कि उन्होंने बात उठाई क्यों कि भाई इसको थोड़ा और संदर्भ के साथ 2017 में 3,46,000 करोड़ का छोड़ के गए थे वो, लेकिन जब 2012 में आए थे तो 2 लाख से 3,46,000 पहुंचे। योगी जी 3,46 से 9,12 पहुंच गए। ऐसे करेंगे तो और अखिलेश जी कहां से कितना 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, 2 लाख से और 3,46,000 करोड़ तक का बजट हुआ 5 साल में। 3,46,000 करोड़ 2017 से अभी 9,12,000 करोड़ का बजट होगा। और शिवपाल जी वैसे तो बड़े समझदार और जानकार मंत्री हैं। किसका पैसा होता है? पैसा जनरेट करना पड़ता है। ये कहीं रखा पैसा नहीं होता कि अच्छा ठीक है आज हमारे घर से या किसी घर से ले जाएंगे। इकोनॉमी जब चलती है तो उसका साइज बड़ा होता है, यानी दोनों तरफ से इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होती है, तब बढ़िया से चल पाएगा। आप बजट बहुत बड़ा बना दे, पैसा आएगा नहीं, जनरेट होगा नहीं तो कहां से चलेगा? अरे एक खबर और इसकी भी शुरुआत सर कुछ बोल, एक खबर और शिवपाल से जुड़ी हुई, शिवपाल जी से, क्योंकि उन्होंने ये बात विधानसभा में कही थी और उसके बाद एक्शन सरकार ने लिया है। तो ये अच्छी बात है कि एक शिकायत पर, विपक्ष के नेता की शिकायत पर सरकार ने कुछ एक्शन लिया। शिवपाल जी ने यहां असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमारा तो थानेदार एसपी फोन ही नहीं उठाता, हमारा जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा रहा है, क्या काम करेगा वो किसी का। अब यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कुछ रूल्स बनाए हैं सर कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने ही होंगे। पहले तो कि इन रियल टाइम उठाएंगे, और अगर नहीं उठा पाए मान लीजिए किसी वजह से, तो 10 मिनट के अंदर आप उस विधायक को, एमपी को, जो भी वो जनप्रतिनिधि है, उसको कॉल बैक करेंगे। अगर आप तब भी कॉल बैक नहीं करते 10 मिनट में, तो इसका एक अलर्ट कमांड सेंटर में भेज दिया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार एक ऐप डेवलप कर रही है जिसका नाम संवाद सेतु रखा गया है। इस ऐप के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। 25 फरवरी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज में इसकी शुरुआत हो रही है। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो इसको अब कल आगे से जाकर के समाजवादी पार्टी या किसी भी विधायक का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी ये सामान्य शिकायत थी मुख्यमंत्री के साथ, विधायकों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं। तो खैर गलत काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि जेन्युइन काम भी है और यदि आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करना ही करना है। ऐसा तो कई जगह से आप जिसको हम कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है कि यदि मान लेते हैं कि जूनियर स्तर पर यदि आपकी फाइल यदि 1 दिन या 2 दिन तक रह सकती है, यदि 2 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपको सीनियर तक वो फाइल चली जाएगी। तो इस प्रकार के ऐप और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है गवर्नेंस के अंदर किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा, सराहनीय कदम है।